जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालिए। ये जून 2025 का एक अनुमान है, लेकिन ये यूपीआई की जबरदस्त ताकत को दिखाता है। भारत का यूपीआई आज हर दिन पूरी दुनिया में वीजा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर रहा है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव की, एक साइज्मिक शिफ्ट की शुरुआत है। ये कहानी है एक क्लासिक डेविड बनाम गोलियत की। एक तरफ थे दुनिया पर राज करने वाले जमे जमाए खिलाड़ी और दूसरी तरफ एक नया चैलेंजर जिसने आकर पेमेंट का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये रेवोल्यूशन हुआ कैसे? देखिए, ये सिर्फ एक ऐप की कहानी नहीं है। ये कहानी है स्ट्रैटेजी की, इकोनॉमिक्स की और सबसे बढ़कर सॉवरेनिटी की। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं कि कैसे एक घरेलू प्रॉब्लम का सल्यूशन एक ग्लोबल स्ट्रैटेजिक दांव बन गया। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझते हैं जिसे यूपीआई ने सॉल्व किया। देखिए, 60 सालों से दो ही कंपनियों वीजा और मास्टरकार्ड ने डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया पर एक तरह से कब्जा कर रखा था। लेकिन उनके मॉडल में कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थीं, खासकर भारत जैसे देश के लिए। सोचिए, चीन को अगर छोड़ दें तो दुनिया का लगभग 90% कार्ड पेमेंट इन्हीं दो अमेरिकी कंपनियों के नेटवर्क से होके जाता था। उन्होंने एक ऐसा मजबूत किला बना रखा था जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। और इस पूरे किले की नींव टिकी थी एक छोटी सी फीस पर। और इसी फीस को कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यानी एमडीआर। अब सुनने में ये 2-3% बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन यही वो इंजन है जो इन कंपनियों के अरबों खरबों डॉलर के मुनाफे को चलाता है। हर बार जब कोई अपना कार्ड स्वाइप करता तो दुकानदार की मेहनत की कमाई का एक हिस्सा सीधा इन नेटवर्क्स की जेब में चला जाता। अब जरा एक छोटे दुकानदार के लिहाज से सोचिए। भारत में जहां ज्यादातर लेन देन बहुत छोटे छोटे अमाउंट के होते हैं, वहां ये 2-3% की फीस बहुत बड़ी थी। कभी कभी तो एक सब्जी वाले या चाय वाले के लिए ये फीस उसके पूरे प्रॉफिट मार्जिन को ही खत्म कर देती थी। तो भारत ने इस गोलियत को कैसे हराया? कोई नई बेहतर तलवार बनाकर नहीं, बल्कि पूरा का पूरा बैटलफील्ड ही बदलकर। भारत का जो अप्रोच था वो फंडामेंटली अलग था। ये भारत की जमीनी हकीकत को देखकर बनाया गया था। और ये था वो रेवोल्यूशनरी मूव, जहां 1000 रुपए की सेल पर कार्ड से दुकानदार को 30 रुपए की फीस देनी पड़ती, वहीं यूपीआई पर 0। कुछ नहीं, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये गेम चेंजर था। अब जाहिर है हर छोटे बड़े दुकानदार ने इसे हाथों हाथ क्यों लिया। यूपीआई की ग्रोथ को फिर कुछ बाहरी घटनाओं ने, आप कह सकते हैं, रॉकेट फ्यूल दे दिया। पहले नोटबंदी ने लोगों को डिजिटल पेमेंट्स की तरफ धकेला और फिर कोविड-19 ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स को एक जरूरत बना दिया। इन घटनाओं ने मिलकर यूपीआई को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि पूरे देश की आदत बना दी। और इसका नतीजा, ये एक नंबर ही काफी है। आज भारत में हर 100 डिजिटल पेमेंट्स में से 84 यूपीआई से होते हैं। यूपीआई ने सिर्फ कम्पीट नहीं किया, उसने पूरे मार्केट को डोमिनेट कर लिया। तो डेबिट और छोटे पेमेंट्स का किला तो जीत लिया गया था। अब बारी थी असली गढ़ पर हमला करने की, वो जगह जहां से वीजा और मास्टरकार्ड अपना सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, क्रेडिट कार्ड। और यहीं पर आता है इंडिया का क्रेडिट मास्टर स्ट्रोक। यूपीआई को लिंक कर दिया गया भारत के अपने रुपे नेटवर्क के साथ, और नतीजा हैरान करने वाला था। 2022 में जहां हर 100 में से सिर्फ 3 नए क्रेडिट कार्ड रुपए के होते थे, वहीं 2024 तक ये आंकड़ा 50 पर पहुंच गया। मतलब रातों रात पूरी बाजी ही पलट गई। प्रोसेस सुनने में बड़ा सिंपल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। सबसे क्रूशियल बात यह है कि इस पूरे लूप में वीजा और मास्टरकार्ड है ही नहीं, बैंक सीधा कस्टमर को क्रेडिट देता है और यूपीआई के जरिए पेमेंट हो जाता है, बिचौलिए पूरी तरह से बाहर। पर यह कहानी भारत में ही खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से तो एक नया चैप्टर शुरू होता है। डोमेस्टिक मार्केट को जीतने के बाद यूपीआई अब एक ग्लोबल मिशन पर है, भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया तक पहुंचाने का मिशन। आज फ्रांस के एफएल टावर से लेके सिंगापुर के मार्केट्स तक यूपीआई के निशान देखे जा सकते हैं। और ये सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम का फैलना नहीं है, ये भारत की सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक एंगेजमेंट का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बन रहा है। और ये इस कहानी का शायद सबसे ज़रूरी पहलू है। देखिए, भारत कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, जैसे कोई कंपनी अपना ऐप बेचती है। नहीं, भारत एक आइडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का आइडिया।
इसे ऐसे समझिए जैसे सरकारें सबके इस्तेमाल के लिए सड़कें या पुल बनाती हैं, वैसे ही भारत ने पैसे के लेन देन के लिए एक डिजिटल सड़क बनाई है जो सबके लिए खुली है और मुफ्त है। और ये आइडिया सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये सीधे सीधे जुड़ा है 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स से। एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं डिजिटल सॉवरेनिटी, यानी डिजिटल संप्रभुता। ये लाइन आज की दुनिया की सच्चाई को बयां करती है। 21वीं सदी में किसी भी देश की डिजिटल संप्रभुता या कहें कि उसकी डिजिटल आज़ादी उसके पेमेंट सिस्टम पर टिकी होती है। जो अपने पैसे के डिजिटल रास्तों को कंट्रोल करता है, वही अपनी आर्थिक किस्मत को भी कंट्रोल करता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने हाल ही में देखा। जब 2022 में रूस पर प्रतिबंध लगे तो वीज़ा और मास्टरकार्ड ने एक झटके में अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए। इससे ये साफ हो गया कि अगर आपका पेमेंट सिस्टम विदेशी कंपनियों के हाथ में है तो वो कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क है। आपका पूरा देश एक झटके में रुक सकता है। तो यहाँ पर हमें दो अलग अलग फिलॉसफी, दो अलग अलग सोच दिखाई देती है। एक तरफ है भारत का यूपीआई मॉडल, जो एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह है, एक गैर मुनाफा संस्था इसे चलाती है और यूजर्स के लिए ये फ्री है। और दूसरी तरफ है पश्चिमी सिस्टम्स, जो प्रॉफिट पर चलते हैं और हर ट्रांजैक्शन पर फीस लेते हैं। एक को बनाया गया है जनता की भलाई के लिए, दूसरे को मुनाफा कमाने के लिए। तो हम कहाँ आ पहुँचे हैं? एक ऐसे सफर पर जो एक भारतीय सॉल्यूशन से शुरू हुआ था और आज एक ग्लोबल बेंचमार्क बन चुका है। और ये पैसे के भविष्य को लेकर कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और इस पैमाने को समझने के लिए ये आखिरी आंकड़ा सुनिए। आज दुनिया में जितने भी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स होते हैं, उनमें से 50% अकेले यूपीआई के जरिए होते हैं। तो भारत ने अपने देश में तो पूरा खेल बदल ही दिया और दुनिया के लिए एक नया ग्लोबल बेंचमार्क भी सेट कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत का यूपीआई 21वीं सदी का ग्लोबल स्टैंडर्ड बनेगा